तो हम लोगों ने जो पिछला 2 लेक्चर था, उस लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक क्या पढ़ लिया था, एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर। क्या पढ़ा था? यानी हम लोगों ने पढ़ लिया था कि जो एटम होता है, एक बार जैसे बेसिक में जान लें, एटम होता है, इस एटम के बीच में जो नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, वो बहुत छोटा होता है। क्या होता है? यानी कि कम से कम मान चलो ये 7 किलोमीटर की रेडियस वाला, ये अगर मान लो क्या है हमारा न्यूक्लियस है। क्या है? रेड वाली कहाँ गई है? चलो, यानी कि 7 किलोमीटर की क्या है हमारी रेडियस है, तो जो हमारा न्यूक्लियस है वो क्या है? बहुत छोटा है कि नहीं? एक क्रिकेट की बॉल के बराबर, यानी 7 किलोमीटर के शहर में एक क्या है? क्रिकेट की बॉल जैसा। और इस नाभिक के अंदर क्या पाया जाता था बेटा? क्या पाया जाता था? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और इसके आउटर साइड में क्या पाया जाता था? इलेक्ट्रॉन। यानी कि एटम किस चीज से मिलकर बना हुआ था? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और आया कि नहीं है? और इसमें चार्ज हमने पढ़ा था, तो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कौन सा होता है? माइनस। और प्रोटॉन के पास कौन सा चार्ज होता है? प्लस। न्यूट्रॉन जो है क्या करता है? इस न्यूक्लियस को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। यानी कि प्रोटॉन की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे न्यूट्रॉन की भी संख्या क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और प्रोटॉन की संख्या अगर 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या अगर मान लो बढ़ती जाएगी तो प्रोटॉन क्या प्रॉब्लम कॉज करता है न्यूक्लियस में? रिपल्सिव फोर्स। क्या करता है? यानी कि सेम चार्ज के अगर प्रोटॉन रहेंगे, मान लो 1 प्रोटॉन है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कई सारे प्रोटॉन आ गए तो इसमें क्या बढ़ना चालू हो जाएगा? रिपल्सिव। और इस रिपल्सिव फोर्स को मैनेज करने के लिए क्या काम आता है आपका? न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन के पास कौन सी फोर्स होती है? न्यूक्लियर फोर्स। कौन सी होती है? न्यूक्लियर फोर्स और रिपल्सिव फोर्स मिलके इस एटम को क्या करते हैं? स्टेबल। क्या करते हैं? और यहीं से निकल के आई थी क्या? रेडियो एक्टिविटी। क्या निकल के आई थी? तो रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि जब हमारा ये न्यूक्लियस 82 के ऊपर, यानी कि लेड के ऊपर, कहाँ पे? लेड के ऊपर, यानी कि 83, 84, 116 तक जाएगा, तो ये सारे के सारे जो एटम होंगे वो क्या हो जाएंगे? अनस्टेबल। और जब अनस्टेबल होंगे तो क्या होगा? ये क्या रिलीज करेंगे? रेडिएशन। और रेडिएशन क्यों रिलीज करेंगे? क्योंकि ये अपने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बैलेंस। और जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बेटा बैलेंस होगा तो यहां से क्या निकलेगी? रेडिएशन। क्या निकलेगी? रेडिएशन। और रेडिएशन हमेशा किस में निकलेगी? अल्फा, बीटा और गामा में। पढ़ाई देंगे? पढ़ाई दें? कोई दिक्कत? अगर भाई कोई डाउट लगेगा, हम बस खाली एक रिकॉल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिकॉल कर रहे हैं कि हम आगे जो भी कुछ पढ़ने जा रहे हैं, जब तक इसको हम नहीं जानेंगे तब तक हम जान नहीं पाएंगे। हम लोगों ने ये भी समझ लिया था कि क्या होता है आइसोटोप, क्या होता है, और क्या होता है आइसोबार। और हमने एक चीज समझ ली थी कि अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की अगर संख्या बराबर है तो एटम हमेशा कैसा होगा बेटा? न्यूट्रल। कैसा होगा? न्यूट्रल। अगर प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, तो एटम कैसा बन जाएगा? कैटायन। कैसा बन जाएगा? और अगर मान लो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई किसी एटम में तो क्या बन जाएगा? वो एनायन। आया क्या? नहीं आया था? लमसम हमने इतनी चीजें कवर कर ली थी। मान लो जो चीज नहीं कवर है तो वो वीडियो देखोगे तो लमसम चीजें क्या हो जाएंगी? कवर। अच्छा, इस बेसिक को बताने का मतलब क्या था? इतना मैंने 2 लेक्चर में अपना जो समय खराब किया, तुम्हारा समय खराब किया। क्यों खराब किया? क्योंकि तुम्हारा केमिस्ट्री का क्या बन जाए? बेस। क्या बन जाए? क्योंकि जब तक केमिस्ट्री का बेस नहीं बनेगा तो तुम चीजों को समझ। अच्छा, एक्चुअल में जानते हो, जैसे हमारे पढ़ाने में या मेरे जैसे जो टीचर हैं उनके पढ़ाने में और अन्य लोगों के पढ़ाने में डिफरेंस जानते हो क्या है? देखो, तुम जैसे कोई भी चीज पढ़ क्यों रहे हो? बताओ, तुम कोई भी चीज पढ़ते क्यों हो? तुम कोई भी चीज इसलिए पढ़ते हो कि तुम उन सवालों का जवाब दे पाओ। क्या दे पाओ? सवालों का जवाब तो हम रट के भी दे सकते हैं, सवालों का जवाब तो हम रट के भी दे सकते हैं, लेकिन इतना कॉन्सेप्ट जानने की हमको जरूरत क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आगे जाओगे ना तो तुम्हारे अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? यानी कि जब साइंस को पढ़ रहे हो तो तुमको, तुम्हारे अंदर एक टेम्परामेंट आना चाहिए कि आखिर में साइंस है क्या। और आजकल के बच्चों में सबसे मेन दिक्कत जानते हो किस चीज़ की रहती है? साइंटिफिक टेम्परामेंट की। वो रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ लिए, है ना, थॉमसन पढ़ लिए, फलाना पढ़ लिए, धमाका पढ़ लिए, कुछ भी पढ़ लिए, लेकिन पढ़ने के बाद उनके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है। बस खाली उनको रटी रटाई चीज़ें हैं कि फलानी चीज़ ऐसे हुई, धमाकी चीज़ ऐसे हुई, लेकिन तुमको समझना है कि आखिर में चीज़ें चल कैसे रही। ठीक है ना? तो साइंटिफिक टेम्परामेंट रहेगा तभी तुम आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बीट कर सकते हो।
अगर तुम पढ़ने में कितने भी अच्छे क्यों ना हो, बहुत से बच्चे देखते हैं 96% आता है, 98% आता है, लेकिन 98% आने के बाद भी कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो पास नहीं हो पाते। लेकिन एक 60% का बच्चा, एक 65% का बच्चा कम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर टेम्परामेंट चाहिए। क्या चाहिए? टेम्परामेंट। और तुम लोग अगर मान लो नीट की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, नहीं तो तुम एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाओगे। क्योंकि जो एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे, तुम्हारे बोर्ड में तो सवाल सिंपल आ जाएगा, राइट द डिफिनीशन ऑफ एटम, राइट द डिफिनीशन ऑफ ये थ्योरी, ये सब आ जाएगी। लेकिन जब तुमको कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे, वो क्वेश्चन हमेशा रिलेट करते हुए आएंगे। तुम्हारे कॉन्सेप्ट को चेक किया जाएगा, तुम्हारी नॉलेज को चेक किया जाएगा। इसलिए जब तक तुमको ये सब चीज़ें नहीं पता होंगी तो तुम किसी भी एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाओगे। आए कि नहीं आए? तो हम लोगों ने आने वाले यानी पीछे जो 2 लेक्चर थे, उन लेक्चरों में हमने लमसम ये चीज़ें पढ़ ली थी। पढ़ी क्यों थी? अगर हम एटम के स्टेबिलिटी की बात नहीं करते, किसके? एटम के स्टेबिलिटी की बात नहीं करते तो हमको रेडियो एक्टिविटी नहीं पता लगती। अगर हमको रेडियो एक्टिविटी नहीं पता लगती तो हमको ये नहीं पता लगता था कि 82 के ऊपर पाए जाने वाले जितने भी एटम हैं वो क्यों अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल में एक्चुअल में हो क्या रहा था? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का चेंज हो रहा था, जिस कारण से क्या निकल रही थी? रेडिएशन, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी। वो किस फॉर्म में निकल रही थी? अल्फा, बीटा और गामा। हमने तुमको बताया था कि अल्फा जो पार्टिकल, अल्फा क्या है? पार्टिकल है, और बीटा और गामा क्या है? एनर्जी है। तो जब तक तुम अल्फा पार्टिकल नहीं समझोगे तो तुम अर्नेस्ट रदरफोर्ड कैसे समझोगे? तुम प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, तुम नहीं जान पाओगे, क्योंकि तुमने पढ़ा ही नहीं है। लेकिन ये तुम्हारे क्या है? बेसिक्स है। क्या है? उसके बाद अगर तुमको मान लो एक कैटायन एनायन नहीं पता होगा तो तुम ये नहीं जान पाओगे कि थॉमसन की क्या है लिमिटेशन, क्या है थॉमसन की। थॉमसन अभी पढ़ोगे, अभी तुमको पढ़े नहीं हो, लेकिन जब तुम पढ़ोगे तो तुमको ये सारी चीजें पता लगेंगी। ठीक है ना? तो इतना तुमको बेसिक आ गया कि नहीं आ गया? ठीक। अब हम लोग जो है, अब हम लोग चलते हैं किसमें? तुम्हारे टॉपिक पे। कहाँ चलते हैं? टॉपिक में अभी भी थे, लेकिन इतनी चीजें पता करने के मतलब बिना पता किए ना तुम टॉपिक को जान ही नहीं पाओगे। टॉपिक को तो एक्चुअल में क्या हुआ, आज से कितने साल पहले इसका मतलब समझते हो? अगर मान लो कहीं पे लिखा हो 600 BC, इसका मतलब क्या हुआ? बिफोर कॉमन नहीं, बिफोर क्राइस्ट। ऐसा माना जाता था कि आज से मतलब हम लोग का जो ईयर चल रहा है वो कौन सा ईयर चल रहा है? 2026। कौन चल रहा है? 2026। यानी कि 2026 साल पहले, 2026 साल पहले हम कहाँ पे आ जाएंगे? जीरो पे। कहाँ पे आ जाएंगे? और इस समय पे किसका जन्म हुआ था? क्राइस्ट का। किसका हुआ था? वहीं से ये सन चालू हुआ। वहीं से क्या हुआ? ये सन चालू हुआ। और 600 BC का मतलब कि इससे भी 600 साल पहले जाओ, इससे भी 600 साल पहले जाओ, इससे भी 600 साल पहले जाओ। ये बिफोर क्राइस्ट है और ये क्या है? आफ्टर क्राइस्ट। आया कि नहीं है? ठीक। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तो 600 BC में एक भारत में एक ऋषि हुए, भारत में एक ऋषि हुए। उन्होंने एक फिलॉसफी दी। क्या दी? फिलॉसफी दी कि इस दुनिया की सारी चीज जो है वो कण से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है? कण से। और उन्होंने कहा कि इस दुनिया का जो सबसे छोटा कण है उसका नाम क्या है? परमाणु। क्या नाम है? तो अब वो जो ऋषि थे उनका कोई भी नाम हो सकता है, लेकिन उनको हम किस नाम से जानते हैं? महर्षि कणाद। महर्षि कणाद। तो कणाद ने सबसे पहली बार इंडिया में ये बताया 600 BC साल पहले। क्या बताया उन्होंने? कि इस दुनिया की हर चीज किस चीज से मिलकर बनी हुई है? कण से। और उन्होंने उसका नाम क्या दिया? परमाणु। उसके इससे और थोड़ा सा पीछे जाओ, इससे थोड़ा सा और पीछे, यानी कि 250 साल और पीछे जाओ तो तुम कहाँ पहुंच जाओगे? नहीं, कहाँ पे? 250 साल इधर जाओ तो यहाँ पे क्या आएगा? 450 BC। कहाँ पे आए? यानी कि सबसे पहले कौन आए? महर्षि कणाद आए। और 450 BC में जाओगे तो उस समय जो है ग्रीक में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या? डेमोक्रेटस। क्या नाम था? डेमोक्रेटस और ल्यूसिपस। क्या नाम था? डेमोक्रेटस अलग थे, ल्यूसिपस क्या थे? अलग थे। ल्यूसिपस को छोड़ दो, डेमोक्रेटस क्या थे? फिलोसफर थे। क्या थे? उन्होंने बताया कि ये दुनिया किसी न किसी छोटी छोटी चीज से मिलके बनी हुई है। तो उन्होंने कहा कि इस दुनिया की जो सबसे छोटी चीज है, सबसे छोटी चीज है, उन्होंने यानी कि किसने? डेमोक्रेटस ने। किसने? डेमोक्रेटस ने क्या नाम दिया उसका? उसका नाम दिया उन्होंने एटमॉस। क्या नाम दिया? एटमॉस। क्या नाम दिया? एटमॉस। एटमॉस का मतलब है कि जिसको और तोड़ा ना जा सके। यानी कि ये दुनिया किसी भी चीज से मिलकर बनी होगी तो वो सबसे छोटा जो कण होगा, यानी कि सबसे छोटा परमाणु होगा, वो कैसा है? इंडिविजिबल। कैसा है? यानी कि इंडिविजुअल नहीं,
इनडिविजिबल, क्या है? इनडिविजिबल, यानी कि उसको हम और तोड़ नहीं सकते। तो उनकी भाषा में एटमॉस का मतलब होता है कि जिसको तोड़ा ना जा सके। इसी एटमॉस से क्या चीज निकल के आई? एटम। क्या निकल के आया? अगर एटम का कॉइन किसने उसका टर्म कॉइन किया था तो क्या बोलोगे? डेमोक्रेटस ने। किसने किया था? ठीक, ये सब पुरानी बातें हैं, सिर्फ इतिहास की। ठीक, उसके बाद जो है धीरे धीरे साल बढ़ते रहे, धीरे धीरे साल, और हम आ गए कहाँ पे? 700 पे। कहाँ पे आ गए? 700 से लेके 1500 क्या आ गए, है ना, ईयर पे आ गए। ठीक है, आए। तो यहाँ पे इस ईयर को बोलते हैं गोल्डन एरा। क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री की गोल्डन एरा। एक्चुअल में इस टाइम पे लोग ना एक्सपेरिमेंट करना सीख रहे थे। क्या कर रहे थे? एक्सपेरिमेंट करना सीख रहे थे। कैसा एक्सपेरिमेंट करना सीख रहे थे? तुमने सुना होगा कहानियों में कि एक पारस का पत्थर होता है। क्या होता है? और पारस का पत्थर जिसको छू ले वो चीज क्या बन जाती है? सोना। तो लोगों को ऐसा लगता था कि हम जो है पारस का पत्थर पा जाएं तो हम सोना बना सकते हैं। तो वो लोग ना हर चीज से क्या बनाने की कोशिश करते थे? सोना। कि इसमें ये मिला दे, इसको गर्म कर दें, ऐसा कर दें, वैसा कर दें। तो लोग किसकी फिराक में थे? सोने की। लेकिन सोने को कोई पा नहीं पाया। ये सब क्या थी? मिथ्या थी। लेकिन उसको पाने के चक्कर में लोग क्या करना चालू कर दिए? रिएक्शन, जैसे प्यूरिफिकेशन करना, किसी चीज से किसी चीज को निकालना, किसी चीज से किसी चीज को बनाना। मतलब वो अनसाइंटिफिक था। क्या था? अनसाइंटिफिक था, लेकिन कम से कम कुछ करते तो थे। तो धीरे धीरे वो लोग क्या करते थे? कुछ चीजें डेवलप करना चालू कर दिए, यानी कि केमिस्ट्री की शुरुआत होना क्या हो गई? चालू हो गई। तो उस समय जो लोग ऐसे एक्सपेरिमेंट करते थे उनको हम क्या बोलते थे? एल्केम। क्या बोलते थे? एल्केम। क्या बोलते थे? एल्केम। जैसे अरब में सब बोलते हैं ना एल एल, है ना, अल अल, उनकी जो अरब की भाषा है वहां पे अल करके ज्यादा आता है। तो ये क्या हो गया? एल्केम। क्या हो गया? फिर धीरे धीरे ये जो एक्सपेरिमेंट है इसकी भनक लग गई किसको? यूरोप को। किसको लग गई? और यूरोप में जब गया तो ये एल्केम जो है किस नाम में कन्वर्ट हो गया? केमिस्ट्री। किस नाम में कन्वर्ट हो गया? ठीक है ना। बहुत लंबी कहानी है, हम लोग वहां तक नहीं जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारी किसकी शुरुआत हुई? केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री वर्ड कहाँ से आया बेटा? एल्केम से। कहाँ से आया? एल्केम से आया। ठीक है ना। और पहले के लोग क्या करते थे? क्या करते थे? पारस पत्थर बनाने की कोशिश करते थे जिससे क्या कर सके वो लोग? सोना बना सके। लेकिन सोना बना? सोना कहाँ बनता है? सोना बनता है स्टार की कोर में। बताए थे ना, भूल गए? क्योंकि हमको अब पता लगा। तो फिर एक सन आया, उसका नाम था क्या? 1808। 1808 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था डाल्टन। क्या नाम था? डाल्टन। इनका नाम था जॉन डाल्टन। और जॉन डाल्टन ने दुनिया को क्या दिया? पहली क्या दी? एटॉमिक थ्योरी। क्या दी? पहली एटॉमिक थ्योरी। अभी जॉन डाल्टन थे क्या? जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट थे। क्या थे? साइंटिस्ट। उस टाइम पे जॉन डाल्टन के टाइम पे भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे। वो अलग अलग क्या कर रहे थे? एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? अलग अलग। और अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने के बाद कुछ चीजें निकल के आई, यानी कुछ बेसिक लॉ निकल के आए। क्या निकल के आए? कुछ बेसिक लॉ। और वो बेसिक लॉ क्या थे? कि मास क्या था? मास को ना तो बनाया जा सकता है और ना तो नष्ट किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? मास मतलब वजन, यानी कि कभी भी मास को खत्म नहीं किया सकता और ना ही नया बनाया जा सकता है। तो इस मास को ना बनाया जा सकता है और ना तो खत्म किया सकता है। तो ये कौन सा लॉ हुआ? कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या हुआ? ठीक है ना। क्या हुआ? दूसरा रेडी रखो, कंजर्वेशन ऑफ। आया कि नहीं आया? दूसरा लॉ क्या था? दूसरा लॉ क्या था? हाँ, दूसरा क्या था? कांस्टेंट कंपोजिशन, जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड रेशियो। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट कंपोजिशन। यानी कहने का मतलब है कि कांस्टेंट कंपोजिशन का मतलब ये हो गया फिक्स्ड रेशियो, यानी किसी भी चीज को अगर हम मिलाएंगे तो उससे अगर कोई नया मॉलिक्यूल बन रहा है तो हमेशा कांस्टेंट कंपोजिशन में ही बनेगा। तीसरा कौन सा लॉ था हमारा? क्या था? मल्टीपल। क्या था? ठीक है ना, मल्टीपल। ठीक, ये तीन क्या थे? लॉ थे। आया कि नहीं आया? तो ये अलग अलग साइंटिस्टों की अलग अलग खोज थी। हम लोग इसमें भी ज्यादा घुसेंगे नहीं।
क्योंकि जब हम आगे केमिस्ट्री को पढ़ेंगे तो इन्हीं 3 लॉ पे ही सारी केमिस्ट्री क्या है, बेस्ड है। सारी केमिस्ट्री क्या है, बेस्ड है। तो हमको बार बार ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी। कौन कौन सी चीज पढ़नी पड़ेगी? कंजर्वेशन ऑफ मास, कांस्टेंट कंपोजिशन और मल्टीपल प्रोपोर्शन। इन्हीं 3 लॉ के आधार पर डाल्टन ने दुनिया को कुछ बताने की कोशिश करी। दुनिया को कुछ बताने की कोशिश करी, और क्या बताने की कोशिश करी उसको नोट करो, ठीक है ना। तो क्या बताने की कोशिश करी उन्होंने? ठीक, सबसे पहली चीज उन्होंने दुनिया को ये क्या बताया कि जो मैटर है, क्या चीज है? मैटर, यानी कि जो भी चीज हमको अपनी आंखों से दिखाई देती है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, किसको? नफरत, इमोशन, हीट, लाइट, इन सबको छोड़कर, यानी कि जिसके पास अपना मास हो और क्या हो, वो कोई ना कोई जगह घेरती हो, वो सारी चीजें क्या होती है? मैटर। और मैटर हमेशा किस चीज से मिलके बनता है बेटा? एटम से। ये पहला उन्होंने पोस्टुलेट दिया। पोस्टुलेट क्या दिया उन्होंने? पोस्टुलेट। पोस्टुलेट मतलब होता है कि उनकी जो है थ्योरी, क्या है? थ्योरी। उन्होंने दुनिया को बताया। क्या बताया? सबसे पहला क्या बताया उन्होंने? मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। दूसरी चीज क्या बताई? कौन बताएगा? दूसरी चीज क्या बताई? दूसरी चीज उन्होंने बताई कि इस दुनिया में एटम से, इस दुनिया में एटम से अगर कोई भी मॉलिक्यूल बनेगा, कोई भी क्या बनेगा? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कह लो या उसको क्या बोल लो? कंपाउंड। क्या बोल लो भाई? एटम से ही तो मॉलिक्यूल कंपाउंड बनेगा। तो जब एटम से कोई भी मॉलिक्यूल और कंपाउंड बनेगा तो हमेशा किस में होगा बेटा? फिक्स्ड रेशियो में। किस में होगा? फिक्स्ड रेशियो। यानी कि जो H2O यहाँ होगा, पानी का अगर फॉर्मूला क्या है? H2O, तो चाहे इंग्लैंड हो और चाहे श्रीलंका हो, सब जगह पे क्या होगा? H2O। यानी कि एटम से बनने वाले जितने भी कंपाउंड और जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं वो हमेशा किस में होते हैं? फिक्स्ड रेशियो। तीसरा क्या बताया उन्होंने? ठीक, और उन्होंने बताया एटम क्या है बेटा? एटम आर क्या है? इनडिविजिबल। इनडिविजिबल का मतलब है जिसको तोड़ा ना जा सके। चौथा उन्होंने क्या बताया? हाँ, उन्होंने बताया कि जब भी कोई क्या होता है? केमिकल रिएक्शन। क्या होता है? केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई क्या होता है? केमिकल रिएक्शन, तो उस केमिकल रिएक्शन में कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। होता है कि नहीं होता है? ठीक। पांचवी चीज उन्होंने क्या बताई बेटा? पांचवी चीज उन्होंने बताई कि इस दुनिया में जितने भी क्या पाए जाते हैं? एलिमेंट। क्या पाए जाते हैं? और उस एलिमेंट के जितने भी क्या होते हैं? एटम। जितने भी क्या होते हैं? एटम। वो हमेशा क्या होते हैं? आइडेंटिकल। क्या होते हैं? आइडेंटिकल। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि सेम एलिमेंट होगा। क्या होगा? सेम एलिमेंट होगा, तो उस सेम एलिमेंट का हमेशा क्या होगा? सेम एटम। क्या होगा? सेम एटम। कोई दिक्कत? इसी तरह छठे में उन्होंने बताया कि अगर मान लो डिफरेंट एलिमेंट होगा, क्या होगा? डिफरेंट एलिमेंट होगा तो क्या होगा? डिफरेंट एलिमेंट के पास हमेशा क्या होंगे? डिफरेंट एटम। कोई दिक्कत? और उसके बाद सातवें में उन्होंने क्या बताया कि एटम का, बोलो, एटम का क्या नहीं होता है? एटम का कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता है। आया कि नहीं आया? क्या क्या चीजें समझ आ गई? यही थे डाल्टन के क्या? पोस्टुलेट। पोस्टुलेट मतलब उनकी थ्योरी। उन्होंने 1808 में दुनिया को क्या बताया? उन्होंने ये चीजें बताई। किस बेस पे बताई? इन बेसिक लॉ पे। क्या बताई? इन बेसिक लॉ पे बताया कि मैटर जो है वो किससे मिलके बना हुआ है? एटम से। एटम से जो भी मॉलिक्यूल और कंपाउंड बनेंगे वो हमेशा किसमें होंगे? फिक्स्ड रेशियो में। एटम हमेशा कैसा होगा? इंडिविजिबल। केमिकल रिएक्शन जो होता है वो कुछ नहीं होता है, सिर्फ एटम का क्या होता है? रीअरेंजमेंट। एलिमेंट का जो भी एटम है वो हमेशा कैसा होगा? आइडेंटिकल। यानी कि हर एलिमेंट का एक ही एटम होगा। हर एलिमेंट का एक ही एटम होगा, यानी कि सेम एलिमेंट का क्या होगा? सेम एटम। डिफरेंट एलिमेंट का क्या होगा? डिफरेंट एटम। क्या होगा? डिफरेंट। और एटम का कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम एटम को तोड़ ही नहीं सकते। एटम को हम, ये इनके क्या थे? पोस्टुलेट। क्या थे? आया कि नहीं आया? इन सारे के सारे पोस्टुलेट से हमको सीखने को क्या मिला? यानी कि अब देखो, हम केमिस्ट्री को पढ़ते क्यों हैं?
हम केमिस्ट्री को पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि हमको साइंटिफिक टेम्परामेंट रखना है। क्या रखना है? बताए ना। अब साइंटिफिक टेम्परामेंट में एक साइंटिस्ट ने अपना टेम्परामेंट रखा और उन्होंने 7 तरीके की चीजें दुनिया को बताई। अब इन 7 तरीकों से हमको सीखने को क्या मिला? 7 तरीकों से हमको सीखने को क्या मिला? सबसे पहली चीज हमको सीखने को क्या मिली बेटा? क्या मिली? बिल्डिंग ब्लॉक। क्या मिला? बिल्डिंग ब्लॉक। किसका बिल्डिंग ब्लॉक? मैटर का। किसका बिल्डिंग ब्लॉक? मैटर का। यानी कि मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है बेटा? एटम। क्या होता है? तो सबसे पहली चीज हमको क्या सीखने को मिला? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। वो क्या होता है? एटम। कोई दिक्कत? दूसरी चीज हमको क्या सीखने को मिली? रिएक्शन। क्या मिली? रिएक्शन। यानी कि जितना भी केमिकल रिएक्शन है बेटा, उस केमिकल रिएक्शन में कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एटम इधर उधर हो रहा है। क्या हो रहा है? एटम कुछ उसमें चले गए, कुछ इसमें चले गए। आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एटम का क्या हो रहा है? रीअरेंजमेंट। क्या हो रहा है? रीअरेंजमेंट। कोई दिक्कत? और तीसरा क्या है? तीसरा है कंपाउंड। तीसरा है कंपाउंड। जो भी बनेगा, यानी कि जो भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड होगा, वो हमेशा किसमें होगा? फिक्स्ड रेशियो में। किसमें होगा? आया कि नहीं आया? तो अब तुमको डाल्टन से क्या चीजें सीखने को मिली बताओ? डाल्टन से तुमको चीजें सीखने को मिली कि ये दुनिया किस चीज से मिलकर बनी है? एटम से। जितने भी केमिकल रिएक्शन है उसमें सिर्फ और सिर्फ एटम की क्या हो रही? अदला बदली। भाई एटम की अदला बदली होगी तभी तो मास हमारा सुरक्षित रहेगा। अगर एटम ना खत्म हो रहा है ना बन रहा है, सिर्फ एटम क्या हो रही? अदला। वही तुम्हारा क्या है? केमिकल रिएक्शन। ठीक। उसके बाद क्या है? कंपाउंड हमेशा जो भी बनेंगे, जैसे तुम्हारा H2O है, चाहे इंग्लैंड जाओ चाहे श्रीलंका जाओ, हमेशा H2O में 2 एटम किसके रहेंगे? हाइड्रोजन के। और 1 एटम किसका रहेगा? ऑक्सीजन का। है कि नहीं है? ये 3 चीजें हमको सीखने को मिली। है कि नहीं है? अब ये इनकी क्या थी? मेरिट। ये इनकी क्या थी? मेरिट। यानी कि दुनिया में पहली बार इन्होंने इस चीजों को बताया। आया कि नहीं आया? यानी कि ये सारी की सारी चीजें क्या थी? सही। ये सारी की सारी चीजें क्या थी? लेकिन कुछ चीजें इन्होंने गलत बताई। कुछ चीजें इन्होंने अगर गलत ना बताई होती, अगर सब चीजें सही बताई होती, तो आगे किसी वैज्ञानिक को पैदा होने की आवश्यकता होती? अगर मान लो इस दुनिया में सब कुछ सही चलेगा तो क्या नई खोज हो पाएगी? तो इन्होंने इन 7 पोस्टुलेट से ये 3 चीजें तो सही बताई, जो आज भी सही पाई जाती, आज भी। लेकिन इसमें से कुछ चीजें क्या थी? गलत। कुछ चीजें क्या थी? जैसे तुमने पहले 2 वीडियोस देखे, उन दोनों वीडियोस में मैंने तुमको बताया कि एटम किससे मिलकर बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और। लेकिन इन्होंने क्या बोला? कि एटम आर इनडिविजिबल। क्या बोला? एटम आर इनडिविजिबल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ये इनका स्टेटमेंट क्या हो गया बेटा? रॉन्ग। क्या हो गया? क्या हो गया? तो एटम इनडिविजिबल है कि नहीं है? है। एटम क्या है? इनडिविजिबल है। आगे के वैज्ञानिकों ने इस चीज को क्या कर दिया? गलत साबित। क्या कर दिया? क्योंकि उन्होंने किसकी खोज कर दी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। वो बताया कि एटम जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। उसके बाद भी सवाल आया होगा इलेक्ट्रॉन किससे बना, प्रोटॉन किससे बना, न्यूट्रॉन। तो बताया तुमको वो किससे बना? क्वार्क से। और क्वार्क किससे बना? एनर्जी से। तो जैसे जैसे हम साइंटिस्टों को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमको ये चीजें पता लगनी। लेकिन इस ईयर में 1808 के टाइम पे दुनिया को कुछ भी नहीं पता था। दुनिया को ठीक आया। तो इसमें पहली चीज क्या रॉन्ग हो गई इनकी? एटम आर इनडिविजिबल। दूसरी चीज इनकी क्या रॉन्ग हो गई? ये वाला 5वां वाला सेंटेंस। कौन सा? 5वां वाला क्या था? 5वां वाला क्या था? 5वें वाले में था कि एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? आइडेंटिकल। यानी कि हमेशा क्या होते हैं? सेम। लेकिन जब धीरे धीरे आगे रिसर्च बनी तो तुमने क्या पढ़ा? आइसोटोप। क्या पढ़ा? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो जो आइसोटोप होता है, क्या होता है? आइसोटोप एक ऐसी चीज होती है, आइसोटोप एक ऐसी चीज होती है, तुमको बताए थे कि तुमको एक चीज हमने बताई थी कि एटम में पाए जाने वाला जो प्रोटॉन होता है, एटम में पाए जाने वाला, ये डिसाइड करता है कि उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। उसका एटॉमिक नंबर है कि नहीं है? यानी कि किसी भी एलिमेंट में पाए जाने वाले प्रोटॉन की संख्या क्या डिसाइड करती है? उसका एटॉमिक क्या करती है? अगर मान लो किसी एलिमेंट में 50 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? किसी में 20 है तो क्या होगा? आया कि नहीं आया?
है। अगर मान लो किसी एटम का एटॉमिक नंबर 50 है, उसमें से अगर हम 2 प्रोटॉन निकाल लें तो उसका एटॉमिक नंबर अब कितना हो जाएगा 48, यानी कि वो एटम ही क्या हो जाएगा चेंज। अगर प्रोटॉन को चेंज किए तो एटम क्या हो जाएगा चेंज। आया कि नहीं आया? अब इस दुनिया में क्या होता है, आइसोटोप क्या होते हैं कि सेम एलिमेंट क्या है, यानी कि सेम एटम हो, क्या हो सेम एटम हो, लेकिन उसका एटॉमिक मास क्या हो अलग अलग, क्या हो एटॉमिक मास क्या हो। अगर तुमको हमने पिछली 2 क्लासेस में इन चीजों पर डिस्कस नहीं किया होता तो तुम कंफ्यूज करते, क्या करते करते कि नहीं करते। तुम ना ये समझ पाते इंडिविजुअल, ना तो समझ पाते इनका ये वाला स्टेटमेंट। आया कि नहीं आया? तो आइसोटोप ऐसे होते हैं जिनका प्रोटॉन नंबर क्या होता है सेम, क्या होता है, मगर उसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है डिफरेंट। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, जैसे कार्बन क्या है 12 और एक कार्बन आता है 14, ठीक। आया कि नहीं आया? और कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, कितना होता है। तो पहले वाले एटम में कितना इसका एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। आया कि नहीं आया? तो प्रोटॉन की संख्या 6 है, तो न्यूट्रॉन की संख्या ऊपर कितनी हो जाएगी 6, तो कितना हो जाएगा 12। तो यानी कि कार्बन 12 में न्यूट्रॉन कितने पाए गए 6, और कार्बन 14 में कितने पाए गए न्यूट्रॉन 8। आया कि नहीं आया? आया। तो डाल्टन ने बोला कि इस दुनिया में जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे क्या है आइडेंटिकल। एलिमेंट के जो एटम है कैसे आइडेंटिकल, बट ये तो नॉन आइडेंटिकल हो गए ना, ये दोनों अलग अलग हुए कि नहीं हुए। तो ये स्टेटमेंट गलत साबित हुआ कि नहीं साबित हुआ, ठीक। तो ये हमेशा याद रखना कि डाल्टन ने क्या क्या बताया, और डाल्टन ने बताने के बाद क्या चीज सही हुई और क्या चीज गलत हुई, यानी कि इन 7 स्टेटमेंट में क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। आया कि नहीं है? और उन्होंने बताया कि एक स्टेटमेंट उन्होंने और गलत बताया कि ये वाला, कि एटम का अपना कोई इंटरनल स्ट्रक्चर, जबकि एटम का अपना इंटरनल स्ट्रक्चर पता नहीं है। 7 किलोमीटर की रेडियस में एक छोटी सी बॉल और उसके चारों तरफ क्या होता है इलेक्ट्रॉन, पढ़े हो तो इससे तुमको पता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया गलत, यानी कि उनका कौन कौन सा स्टेटमेंट गलत हो गया बताओ। 3rd गलत हो गया, ठीक। और कौन सा गलत हो गया 5th 6th और 7th, और सही कौन सा हुआ ये 1 2 और आ गया, आ गया। अब इसमें जो चीज सही थी, जो चीज उसके लिए कोई रिसर्च नहीं हुई, क्योंकि सही थी तो सही थी, लेकिन कुछ चीजें क्या थी गलत, कुछ चीजें क्या थी। अब ये जो चीजें गलत थी तो एक और साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था जे थॉमसन। क्या नाम था? जे थॉमसन के मन में बड़ा विचार आता था कि क्या डाल्टन ने ये 7 के साथ जो पोस्टुलेट दिए सब सही है गलत है। तो वो चेक करना चाहते थे। वो क्या करना चाहते थे, वो डाल्टन को क्या करना चाहते थे चेक का मतलब है कि आखिर में डाल्टन वाकई में सही है। हमने मान लो कोई चीज कोई थ्योरी दे दी तो उस थ्योरी को कोई ना कोई उसको सिद्ध करेगा ना, जब तक प्रूफ नहीं तब तक साइंस नहीं। साइंस का मतलब कोई भी अपवाद नहीं, साइंस का मतलब कोई भी चीज नहीं कि मतलब बता दिए ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ऐसा होता है तो क्यों होता है। तो डाल्टन ने जब 7 के साथ क्या दिए पोस्टुलेट, तो इनको चेक करने के लिए सबसे पहले साइंटिस्ट कौन आए, जे आया कि नहीं आया, ठीक। पास कर दो फिर इसको करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग किस पे आते हैं, जे थॉमसन पे। तो जे थॉमसन कौन थे, जे थॉमसन कौन थे, सूफियान जे थॉमसन, ये जो थे सूफियान के फूफा थे। क्या थे, सूफियान के, हाँ। और इनके जो फूफा थे कौन थे, डाल्टन। क्या थे, तो डाल्टन इनके जो फूफा है दुनिया को बताए, यानी कि हरकपुर में आए, हरकपुर बताना चालू कर दिए कि भैया 7 तरीके की चीजें हैं, एटम ऐसा 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 बताए 7 तरीके। तो इनके फूफा जो थे कौन थे, जे थॉमसन। जे थॉमसन और डाल्टन जो है साथ ही के थे। क्या थे, तो कहें यार डाल्टन तो यार जो नहीं चीज बताया है इसमें कुछ ना कुछ हमको गड़बड़ी लग रही है, कुछ ना कुछ। उनके मन में सवाल पैदा हो रहा था, किसके मन में, सूफियान के फूफा, उनके मन में क्या हुआ, सवाल पैदा हो रहा था। जे थॉमसन बड़ा थिंक कर रहे थे, क्या कर रहे थे कि ऐसा तो कुछ होता होगा। तो जे थॉमसन की नानी थी, जे थॉमसन की, उनको बचपन में कहानी सुनाया करती, क्या करें, उनको कहानी सुनाया करती थी कि जब भगवान नाराज होता है तो आकाश में क्या कड़कती हैं, बिजलियां हैं, बिजलियों के कड़कड़ाने से आता है कौन, खड़क से। तो उनकी नानी कहानी सुनाती थी कि जब भगवान भैया नाराज हो जाते हैं तो भगवान जब क्रोधित हो जाते हैं, जब उनको लगता है कि इस दुनिया में अधर्म बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लोग बहुत ज्यादा गलत काम कर रहे हैं, तो भगवान क्या होते हैं, क्रोध होते हैं। क्या है,
क्रोध में हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, बिजली को गिराते हैं। क्या करते हैं, बिजली को गिराते हैं। बहुत तेज से बिजलियां कड़कती हैं, बहुत तेज से बारिश होती है। ये दुनिया को बताने की कोशिश करते हैं कि तुम लोग संभल जाओ, अच्छा काम करना स्टार्ट करो, नहीं तो हम तुमको मार देंगे। ठीक, तो लोग जब बिजली कड़कड़ाती तो लोग डरते थे। लोग क्या करते थे, कुछ लोग डरते थे। जो डरते थे वो आज भी डरते हैं, जो डरते थे वो आज भी डरते हैं और उसी अवधारणा में जीते हैं, उसी अवधारणा में जीते हैं। लेकिन जो नहीं डरते थे, जिन्होंने उसके खिलाफ, नानी की कहानियों के खिलाफ ये बोला कि नहीं ये गलत चीज नहीं है, तुम मतलब गलत बता रही हो। कभी भगवान क्रोधित नहीं होता है। अगर भगवान ने हमको ही पैदा किया है तो भगवान हमसे क्रोधित क्यों होगा? ठीक है ना। इसका मतलब है कि कुछ न कुछ इसमें फिनोमिना है, कुछ न कुछ इसमें क्या है, फिनोमिना है। तो बहुत साल पहले एम्बर का नाम सुने हो? एम्बर क्या होता है? एम्बर क्या होता है? एम्बर जो है ये भी मतलब विदेश का एक शब्द है, विदेश का एक। तो एम्बर जो है ना वो फॉसिल्स है। क्या है? फॉसिल्स। क्या है? फॉसिल्स मतलब जीवाश्म। कैसा जीवाश्म? रेजिन। क्या है? रेजिन। रेजिन का मतलब होता है कि जैसे पेड़ से गोंद निकलती है ना, तो गोंद निकलने के बाद उसके अंदर जैसे गोंद निकली और पत्थर बन गई। क्या बन गई? क्या बन गई? तो इसको क्या बोलते हैं? एम्बर। क्या बोलते हैं? एम्बर। और एम्बर को जब कहीं रगड़ो, एम्बर को कहीं रगड़ो और रगड़ने के बाद फर मतलब बाल, फर मतलब बाल, और बाल के पास ले जाओ तो उसमें चिपक जाते थे बाल। उसमें क्या है? बाल चिपक जाते थे। जैसे हम लोग पटरी लगा के सर पे रगड़ते थे और कागज के छोटे छोटे टुकड़े का तो चिपक जाते थे, हो नहीं होते थे। तो उस समय लोगों को यह लगा कि एम्बर को रगड़ने के बाद इसमें फर चिपकता क्यों है? फर चिपकता, इसका मतलब है कि अंबर को रगड़ने के बाद कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं जो फर को चिपका रहे हैं, जो फर को चिपका। और एम्बर को उस भाषा में बोलते थे बेटा इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते थे? इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते थे? आया कि नहीं आया? एम्बर तो इंग्लिश वर्ड है और वहां की जो लोकल भाषा का शब्द क्या था? इलेक्ट्रॉन। क्या था? उस समय पहली बार एक टर्म आया इलेक्ट्रॉन। क्या आया? आया कि नहीं आया? उसके बाद धीरे धीरे क्या होती रही? रिसर्च होती रही, धीरे धीरे रिसर्च होती रही। तो लोग जान नहीं पा रहे थे कि आखिर में क्या हो रहा है, लेकिन उनको ये लगता था कि इससे कोई ना कोई चीज जो है, अदृश्य चीज, कौन सी? इनविजिबल सी चीज निकलती है और कुछ ना कुछ चेंज करती है, जिससे कुछ ना कुछ अलग होता है। हो गया नहीं? जे थॉमसन के पहले इलेक्ट्रिक की खोज हो चुकी थी। किसकी खोज हो चुकी थी? इलेक्ट्रिक की खोज हो चुकी थी। और इलेक्ट्रिक में वो ये मानते थे कि अगर मान लो इलेक्ट्रिक जो है हमेशा किस में जाती थी? मेटल रॉड में। किस में आती थी? यानी कि इलेक्ट्रिक को चलाने के लिए हमेशा किसकी आवश्यकता होती है? मेटल की। और इस मेटल में कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो ट्रेवल करती है, यानी कि इधर से ट्रेवल करती है इधर और इधर से ट्रेवल करती है इधर। आया कि नहीं आया? तो आखिर में वो इनविजिबल सी चीज है क्या? वो इनविजिबल सी चीज है क्या? यही प्रश्न जो है जे थॉमसन को क्या कर रहे थे? सवाल, मतलब इनको बहुत मतलब वो कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। तो इन्होंने बोला कि यार डाल्टन तो बड़े मतलब दिमागी आदमी है, बहुत मतलब प्रोफेसर है, बहुत टैलेंटेड है, तो इन्होंने जो बताया होगा सही बताया होगा, तो चलो इसको चेक करते हैं, चलो इसको चेक करते हैं। तो जे थॉमसन ने क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया? एक्सपेरिमेंट। और जब एक्सपेरिमेंट किया तो उनके मन में कौन कौन से सवाल थे? सबसे पहला सवाल था कि डाल्टन ने बोला था कि एटम क्या है? इंडिविजिबल। तो उन्होंने बोला नहीं, अगर दुनिया एटम से मिलके बनी है तो एटम भी किसी न किसी चीज से मिलके बना होगा। और उनके मन में कौन सा सवाल था? वही नानी की कहानी, बिजली कड़कने वाली और इलेक्ट्रिसिटी। तो उन्होंने बोला कि अगर मान लो कोई ऐसी इनविजिबल सी चीज हो रही है तो वो एटम के अंदर से ही हो रही है। इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने प्रूफ करने के लिए बाजार गए सुल्तानपुर, और वहां से वो कुछ चीजें खरीद के लाए। क्या क्या लेकर आए? क्या क्या लेकर आए? सबसे पहले तो वो लेकर आए एक ग्लास ट्यूब। क्या लेकर आए? एक ग्लास ट्यूब। और ग्लास ट्यूब छोटी वाली नहीं जिसमें एक्सपेरिमेंट करते हो, मतलब लॉन्ग। क्या है? लॉन्ग सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल मतलब सिलेंडर की तरह, है ना? सिलेंड्रिकल। क्या लेकर आए? ग्लास ट्यूब लेकर आए। दूसरी चीज क्या लेकर आए बेटा? वो बोलो। कैथोड नहीं लेकर आए, इलेक्ट्रोड। क्या लेकर आए? इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड जब लेकर आए तो वो 2 इलेक्ट्रोड लेकर आए। क्या है? 2 इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड हमेशा किसका बना होता है बेटा? मेटल का। किसका बना होता है? और तीसरी चीज क्या लेकर आए वो? तीसरी चीज पावर सप्लाई। क्या लेकर आए?
पावर सप्लाई मतलब कि वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट वहां किया जहां पे 33,000 वोल्ट की लाइन जाती हो, कहा जाती हो, यानी कि हाई वोल्टेज। क्या लेकर आए वो, उनको हाई वोल्टेज चाहिए था। क्या चाहिए था, हाई। और क्या लेकर आए बेटा, एक चीज बता दो जान जाए, चौथी चीज लेकर आए जिसका नाम था ZNS। क्या नाम था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। ये क्या थी, ये तुमको ZNS हर जगह काम करेगा। ZNS जो है तुमको रदरफोर्ड में भी काम करेगा, और तुमको जब नील बोहर को समझना होगा तो भी तुम्हें काम करेगा, आएगा नहीं आया। यानी कि ZNS जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, को भूलना मत, ठीक है ना। अगर भूल गए तो समझो तुम्हारा क्या हो गया, सत्यानाश। तो ये 4 चीज लेकर आए। क्या ले आए, 4 चीज। अब 4 चीज लेकर आए तो उन्होंने सेटअप बना दिया। क्या बना दिया, सेटअप। बड़ी जल्दी बोले, क्या बोलिस, सुफियान है, कौन बोले, ठीक। ये तुम्हारी क्या हो गई, लॉन्ग सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब। क्या हो गई, लॉन्ग सिलेंड्रिकल। अब दूसरी चीज क्या लेकर आए वो, इलेक्ट्रोड। क्या लेकर आए, तो इलेक्ट्रोड बेटा ऐसे होता है, यानी कि एक जो है मेटल वायर होता है। क्या होता है, मेटल। अब मेटल वायर की जगह ऐसे कर दो, जैसे हम बना दें तो हमेशा के लिए समझ जाओगे। यहाँ आंख बना दो, यहाँ नाक बना दो, और यहाँ पे बना दो मुंह। क्या बना दो, इनका इतना बड़ा क्या है मुंह, क्या है इनका इतना बड़ा क्या है मुंह, ठीक। ये क्या है, इलेक्ट्रोड। क्या है, दोनों इलेक्ट्रोड सेम थे, ऐसा नहीं है कि अलग अलग थे, एक ही। यानी उन्होंने कहा इसकी 2 पीस दे दो, इसे क्या दो, और उन्होंने इसमें से जोड़ दिया एक तार। क्या जोड़ दिया, एक तार जोड़ दिया। और उसके बाद उन्होंने एक इलेक्ट्रोड, 2 लाए थे ना इलेक्ट्रोड, तो एक इलेक्ट्रोड इन्होंने किधर रख दिया, इधर। किधर रख दिया, इधर। और इधर समझ लो कि ये इसका क्या है, कान। क्या है इसका, कान। क्या है, समझने के लिए। और यहां से इन्होंने क्या जोड़ दिया बेटा, तार। क्या जोड़ दिया, तार। तार जोड़ने के बाद यहां ले आए और यहां ले आए। अब यहां पे खंभा जा रहा था, ठीक। क्या जा रहा था, और इस खंभे में क्या था, तार। और इसमें कौन सी लाइन थी, 33 kV। क्या थी, 33, मतलब हाई वोल्टेज केबल थी। और इस हाई वोल्टेज केबल में इधर से मान लो ये जा रहा है, 2 तार जा रहे हैं, तो एक तार यहां से जोड़ दिया और एक तार कहां जोड़ दिया, यहां से। कोई दिक्कत। अब यहां पे हम लिख देते हैं क्या, ये है हाई वोल्टेज। क्या है, हाई वोल्टेज। और कोई चीज छूट रही है? और छूट रही है ZNS। क्या छूट रही है, बिना मार खाए बेहोश हो पड़ा था। क्या चीज है, ZNS। क्या है, अब हमने क्या किया, ZNS को यहां पे लगा दिया। क्या कर दिया, ZNS मतलब एक सॉल्यूशन बनाया, पानी में घोल लिया, और घोलने के बाद इसका एक क्या कर दिया हमने, एक लेप लगा दिया। क्या लगा दिया यहाँ पे, लेप मतलब कोटिंग कर दी। क्या कर दी, ये इनका क्या था, थॉमसन का एक्सपेरिमेंट का एक सेटअप है। थॉमसन का एक्सपेरिमेंट का इस सेटअप में सबसे पहली चीज उन्होंने क्या लिया, क्या लिया है, क्या ली, हाँ, लॉन्ग सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब लिया। और उन्होंने क्या लिया, 2 ठो इलेक्ट्रोड लिए। एक इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड क्या है, ये 1 नंबर, और ये क्या है, 2 नंबर। और वो क्या लेकर आए, पावर सप्लाई, यानी कि उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट वहां लगाया जहां पर उनको क्या मिल सके, हाई वोल्टेज। और थर्ड चीज क्या थी, जिंक सल्फाइड। क्या थी, और जिंक सल्फाइड को उन्होंने इस कांच के अंदर क्या कर दिया, इसकी कोटिंग कर दी। क्या कर दी, कोटिंग कर दी। आया नहीं आया। अब उन्होंने करा क्या, उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि यहां से लाइट को क्या कर दिया, चालू। लाइट कर दिया। तो इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीन ऑफ इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज का फ्लो। क्या होता है, जो चार्ज का फ्लो होता है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत। अगर चार्ज का फ्लो धीमा होगा तो लो वोल्टेज। क्या है, अगर चार्ज का फ्लो बहुत तेज है तो क्या होगा, हाई वोल्टेज। मान लो ट्यूबवेल से पानी निकल रहा है, बहुत तेजी से पानी निकल रहा है तो हाई वोल्टेज, और धीमा धीमा निकल रहा है तो क्या, मगर जो उसमें ट्यूबवेल में क्या निकलता है, पानी, मगर इसमें तारों में क्या बह रहा है, चार्ज। तारों में क्या बह रहा है, तारों में क्या बह रहा है। तो यहां से एक तरीके का क्या था, चार्ज। ये क्या है, चार्ज। ये क्या है, और चार्ज जो है, एक चार्ज यहां से जा रहा है और एक चार्ज यहां से आ रहा है। लेकिन इन्होंने इस दोनों इलेक्ट्रोड को आपस में जोड़ा नहीं, आपस में जोड़ा, आया कि नहीं आया। अब जो 33 kV की जब इन्होंने यहाँ पे लगाया तो इसमें चार्ज का फ्लो तेज होगा कि धीमा होगा,
यहाँ पे चार्ज का फ्लो क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा, बहुत तेज। और जब बहुत तेज चार्ज का फ्लो होगा तो सारा का सारा चार्ज जाके कहाँ पे इकट्ठा होगा, यहाँ पे। कहाँ इकट्ठा होगा, होगा नहीं होगा, यहाँ पे चार्ज इकट्ठा हुआ कि नहीं हुआ। और जब यहाँ पे बहुत ज्यादा चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, समझो उसका मुंह है, क्या है, इसके मुंह से सब कुछ क्या है, निकल रहा है, ऐसे सबके मुंह से क्या है, ये निकल रहा है। तो यहाँ पे चार्ज क्या हो गया, इकट्ठा। चार्ज क्या हो गया, आएगा नहीं आया, कोई दिक्कत। अब जब चार्ज इकट्ठा हुआ तो अब इन्होंने करा क्या, इन्होंने इस चार्ज को पकड़ने के लिए इस इलेक्ट्रोड को पास लाया। क्या लाया, जब इन्होंने पास लाया इलेक्ट्रोड को, यानी कि इसको यहां से खसका के यहां लाए, तो ये चार्ज जो है इस पे जाना चालू कर दिया और इस रास्ते से चार्ज जो है क्या हुआ, फिर से नीचे चला गया। कोई दिक्कत। अब थॉमसन सब परेशान। थॉमसन जो है कह रहे हैं हम करना क्या चाह रहे हैं और हो क्या रहा है, करना क्या चाह रहे हैं। तो जब उन्होंने इसको यहां तक लाया तो पहले दूरी ज्यादा रखी थी, पहले दूरी, जब इस दूरी को घटाना चालू किए तब जाके ये जो यहां से चार्ज था वो इसमें क्या हो गया, यानी कि देखो जब यहां से इलेक्ट्रिक बहुत तेजी से गई तो यहाँ पे चार्ज की संख्या क्या हो गई, बहुत ज्यादा। अब चार्ज जब बहुत ज्यादा हो गया, चार्ज भागना चाह रहा है ना, लेकिन भागने के लिए उसे कोई मीडियम चाहिए। जब तक कोई मीडियम नहीं मिलेगा तब तक चार्ज भागेगा नहीं, कोई दिक्कत। तो चार्ज भाग नहीं रहा था, चार्ज जो है भाग, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसको यहां पर लेके आए। अब ये भाग क्यों नहीं रहा था, एक्चुअल में इस सिलेंडर के अंदर भरी हुई थी एयर। क्या भरी हुई थी, और एयर जो है वो भी क्या है, मैटर। क्या है, और मैटर है तो एयर के जो पार्टिकल होंगे वो यहाँ पे होंगे कि नहीं होंगे। तो यहां से जो चार्ज मिल रहे थे वो इस एयर पार्टिकल से क्या हो रहे थे, टकरा रहे थे एयर पार्टिकल से, और टकराने के बाद वो एनोड तक पहुंच नहीं पा रहे थे। तो थॉमसन ने क्या किया, यहाँ पे एक छेद किया और यहाँ पे क्या किया, एक तो मशीन लगाई और यहाँ की सारी एयर को क्या कर दिया, रिमूव। क्या कर दिया, यहाँ की सारी एयर को क्या कर दिया बेटा, रिमूव। और जब एयर को रिमूव कर दिया तो यहाँ क्या हो गया, वैक्यूम। क्या हो गया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब यहाँ पे चार्ज की संख्या ज्यादा हुई तो चार्ज यहाँ से निकला और निकलने के बाद किससे टकराया, एयर के पार्टिकल से। और जब एयर के पार्टिकल से टकराएगा तो यहाँ पे बेटा क्या होगा, कोलिजन। क्या होगा, कोलिजन। और इस कोलिजन को कम करने के लिए इन्होंने क्या किया, इस एयर को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। और जब एयर रिमूव हो गई तो यहाँ पे कोलिजन क्या हो गया, कम। और जब कोलिजन कम हो गया तो ये तुम्हारे जो चार्ज थे वो चार्ज आगे की तरफ मूव करना चालू कर दिए। तो हमको इलेक्ट्रोड को पास लाना नहीं पड़ा, इलेक्ट्रोड की दूरी हमने क्या कर दी, बढ़ा दी। आया कि नहीं आया। जब यहाँ पे कोलिजन नहीं होगा, जब यहाँ पे कोलिजन किसके बीच हो रहा था, जो इस इलेक्ट्रोड से चार्ज निकल रहा था और एयर के पार्टिकल के बीच। जब इसमें कोलिजन नहीं होगा तो यहां से क्या होगा, ये चार्ज आगे जाना जाएगा। ठीक, कोई आ गया था तो समझे। जब कोलिजन नहीं होगा, कोलिजन को हटाने के लिए इन्होंने क्या किया, एयर को रिमूव किया और यहाँ पे क्या किया, वैक्यूम, जिससे यहाँ पे एयर का कोई भी पार्टिकल ना आए और जिससे ये चार्ज किससे कोलिजन ना कर पाए। जब चार्ज कोलिजन नहीं करेगा तो ये यहाँ पे जाएगा कि नहीं जाएगा। जब यहाँ पे जाएगा तो इस चार्ज में एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा, एक्सेलरेशन मतलब स्पीड पकड़ना। क्या बोलना, जब एक्सेलरेशन होगा तो क्या पकड़ेगा ये बेटा, स्पीड। और जब स्पीड पकड़ेगा तो इस चार्ज में क्या आ जाएगा, मोमेंटम। क्या आ जाएगा, मोमेंटम। और जब मोमेंटम आएगा तो इसमें क्या पैदा हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। पढ़ाए थे, कोई भी चलने वाली चीज के पास, जिसके पास क्या हो, स्पीड हो, जिसके पास मोमेंटम हो, उसके पास क्या आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी। आया कि नहीं आया, समझे। जैसे तुम इधर आओ, आओ इधर आओ, जल्दी आओ। जैसे मान लो मेरा हाथ यहाँ पे स्थिर है, क्या है, अब इसमें कोई काइनेटिक एनर्जी है। अगर हमने अपना हाथ इधर लिया, हमने यहाँ पे क्या बढ़ाई, स्पीड, मोमेंटम, तो इनको क्या हुआ, ये इनका सर हिला कि नहीं हिला, आवाज आई, तो ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। यानी चलने वाली कोई भी चीज है जिसके पास क्या होगा, स्पीड, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, उसके पास हमेशा क्या होगी, काइनेटिक। आया कि नहीं आया, तुमको समझ आया। इस एयर को निकालने से यहां पर हमको क्या मिल गया, चार्ज के अंदर एक्सेलरेशन, स्पीड और आया। ठीक, अब एक चीज और ध्यान दो, जिस तरफ चार्ज ज्यादा जा रहा है, जिस तरफ चार्ज, तो यहाँ पे चार्ज जब ज्यादा जा रहा है, यहाँ पे चार्ज, चलो इसको बाद में बताएंगे, इसको बाद में बताएंगे। ठीक, इसको छोड़ देते हैं। आया कि नहीं आया है। अब इनका एक्सपेरिमेंट जो है लमसम तगार पे आ गया। तो जब इन्होंने हाई वोल्टेज जोड़ा
यहां से इन्होंने एयर रिमूव कर दी, अंदर वैक्यूम बन गया, कोलिजन जो था वो खत्म हो गया। उसके बाद जो ये तुम्हारा चार्ज था वो किसकी तरफ जाना चालू किया, एनोड की तरफ। तो जब एनोड की तरफ जाना चालू किया तो इन्होंने यहां पर क्या लगाया था बेटा, ZnS, क्या लगाया था, यानी कि जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड की एक विशेषता होती है, क्या होती है, कि जब इस पे कोई एनर्जी पड़ती है, क्या पड़ती है, कोई, तो ये ग्लो करता है, क्या करता है, और इस ग्लो की क्वालिटी को बोलते हैं, जब ये ग्लो करता है तो उसको बोलते हैं बेटा फ्लोरोसेंस। क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस मतलब होता है चमकना, क्या होता है, और जब फ्लोरोसेंस होगा तो इस फ्लोरोसेंस कैसा होगा, ग्रीन, कैसा होगा, ग्रीन ग्लो, कैसा होगा, कैसा होगा। इन्होंने ZnS को इसलिए लगाया था क्योंकि यहां से यहां के बीच जो ये निकलने वाले चार्ज हैं इनको हम देख नहीं पाते थे, इनको हम देख, लेकिन जैसे ही ये चार्ज ZnS से टकराता था हमारा ZnS क्या होता था, ग्लो करता था, क्या था, ग्रीन ग्लो करता, क्या था, ग्रीन। तो जैसे ही हमने यहाँ पे हाई वोल्टेज जोड़ा तो हमने देखा कि इस साइड का, यहां से लेके यहां तक का जो ZnS था वो क्या हो गया, ग्लो करना चालू किया ना। इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड से कोई चार्ज जो है उधर जा रहा है, कोई चार्ज उधर आया कि नहीं आया। यानी कि हमने इलेक्ट्रिक के चार्ज को अलग करने की कोशिश करी, क्या करी हमने, इलेक्ट्रिक का जो चार्ज मेटल में बह रहा था इस मेटल को हमने यहां से क्या कर लिया, अलग कर लिया, और जब अलग किया तो कहां टकराया वो, यहां। तो ZnS क्या करना चालू कर दिया, ग्लो, आ गया, आ गया। उसके बाद उन्होंने ये कोशिश करी जानने की कि आखिर में जो चार्ज है ये चार्ज है कि क्या है, ठीक। तो उन्होंने यहां पर क्या लगा दिया बेटा, एक यहां पे लगा दिया उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड, क्या लगा दिया, एक प्लस लगा दिया और इधर क्या लगा दिया, माइनस, क्या लगा दिया। तो ये जो चार्ज यहां से ट्रेवल कर रहा था, यहां से जो चार्ज ट्रेवल कर रहा था, जब पहले ट्रेवल कर रहा था तो कैसी इसकी लाइन थी, स्ट्रेट लाइन, कैसी लाइन थी, कैसी थी, स्ट्रेट लाइन। और जैसे ही इन्होंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, क्या लगा दी, इलेक्ट्रिक, एक पॉजिटिव वाली और एक क्या लगा दी, माइनस वाली। तो ये जो तुम्हारी लाइट थी क्या बोले, जो तुम्हारी ये मतलब एक जो तुम्हारी यहाँ से चार्ज निकलने के बाद जो एक रे बन रही थी, क्या बन रही थी, रे मतलब किरण मान लो, है ना, रे मतलब क्या है, किरण। जो तुम्हारी ये रे बन रही थी, ये रे जो है ये पॉजिटिव की तरफ क्या हो गई, मुड़ गई, क्या हो गई, पॉजिटिव की तरफ मुड़ गई। अगर ये बेटा पॉजिटिव की तरफ मुड़ गई तो इसका मतलब जो रे हमारी निकल रही थी उस रे का चार्ज क्या होगा, क्या होगा, निगेटिव, क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि हमेशा निगेटिव और माइनस क्या होते हैं, अट्रैक्ट, क्या होते हैं। तो हमको ये पता लग गया इनके एक्सपेरिमेंट से कि जब हमने हाई वोल्टेज दिया और इस इलेक्ट्रोड से क्या निकली, रे निकली, वो रे किस तरफ डाइवर्ट हुई, पॉजिटिव की तरफ। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोड से निकलने वाली जो रे है उसका नेचर कैसा है, निगेटिव। आया कि नहीं आया, और इस निगेटिव जो आया तो यहाँ पे जो चार्ज है वो कैसा हो जाएगा बेटा, निगेटिव, कैसा हो जाएगा, यानी कि तारों में बहने वाला जो चार्ज है वो कैसा है, निगेटिव। आया कि नहीं आया, आया, कोई दिक्कत। तो सबसे पहली चीज हमको क्या पता लगी, जब हमने यहां से क्या क्रिएट कर दिया, वैक्यूम, कोलिजन कम हो गया, जिससे हमारी रे क्या है, रे के में क्या आ गया, स्पीड, मोमेंटम, ये सब आया कि नहीं आया। और उसके बाद हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, तो ये किसकी तरफ डाइवर्ट हुई, पॉजिटिव की तरफ, जिससे हमको ये पता लगा इसका चार्ज कैसा है, निगेटिव। आया कि नहीं आया। दूसरी चीज हमने क्या किया बेटा, हमने इस जो ये रे जा रही है, ये रे जा रही है, इस रे के बीच में, इस रे के बीच में हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, एक। जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट रखा, ये पहला तुम्हारा एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक। और जैसे ही हमने दूसरा मतलब क्या किया, ऑब्जेक्ट रखा, तो यहां पे हमको मिली शार्प शैडो, क्या मिली, शार्प शैडो, यानी कि परछाई, क्या मिली। इससे हमको क्या पता लगा, जे थॉमसन ने इसकी रे के बीच में क्या रख दिया, एक तो ऑब्जेक्ट, और जैसे ही ऑब्जेक्ट रखा तो हमको क्या चीज मिली, एक शार्प। और जो शार्प शैडो मिली ये किस चीज की ओर इशारा करती है, इस चीज की ओर इशारा करती है कि यहां से निकलने वाली जो हमारी रे है वो एक सीधी रेखा में चल रही, क्या रही है। अगर मान लो हम यहाँ पे एक पतली सी सुई रख दे तो इसका मतलब है कि ये लहरा के नहीं चल रही है। अगर लहरा के चलती तो शैडो हमारी कैसे बनती, धुंधली, झिलमिल 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 झिलमिल। लेकिन शार्प शैडो का मतलब है कि एकदम सीधी, क्या है, एकदम। आया कि नहीं आया। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लगाने से हमको क्या पता लगा,
चार्ज, क्या पता लगा कि इसका चार्ज कैसा है, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ क्या हो गई, बेंड। दूसरी चीज, हमने जब यहाँ पे क्या रख दिया बेटा, ऑब्जेक्ट, तो यहां से हमको क्या मिला, शार्प शैडो। और शार्प शैडो से क्या पता लगा कि जो ये रे निकल रही है, ये रे हमेशा किस लाइन, किसमें काम करती, चलती है, स्ट्रेट लाइन में। किसमें करती है, स्ट्रेट लाइन में। उसके बाद इन्होंने एक और काम किया, इस ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, हटा दिया। क्या कर दिया, हटा दिया, लगे रहने दिया। उन्होंने इसमें एक और चीज जो है ऐड कर दी। क्या चीज, एक और चीज, और इसमें लगा दिया इन्होंने चरखी। क्या लगा दिया, चरखी। क्या लगा दिया, चरखी। इस चरखी को बोलते हैं बेटा पैडल व्हील। क्या बोलते हैं, PADDEL, पैडल व्हील। क्या बोलते हैं, जब पैडल व्हील लगाया, क्या लगाया, तो ये पैडल व्हील बेटा ना नाचना चालू कर देगा ना। जैसे देखो छोटे छोटे बच्चे कागज का बना के ऐसे घूमते हैं तो नाचता है, तो वैसे ही करना चालू कर दिया, नाचना। क्या चालू कर दिया, अब जब ये नाचना चालू कर दिया तो जे थॉमसन बड़ा क्या रह गए, चकित। क्या रह गए, सबसे इंपॉर्टेंट था, क्या रह गए, चकित। चकित का मतलब, अच्छा जैसे मान लो यहाँ पे हम वही कागज का बनाया हुआ एक डंडी ले लें और इसमें क्या लगा दें, कागज, और इसमें अगर हम टार्च मारें तो क्या ये नाचेगी, लाइट से नाचेगी। लेकिन यहाँ पे ये नाचना, और जब नाचना चालू कर दी तो इससे इन्होंने दुनिया को बताया कि ये जो चार्ज है, इस चार्ज के पास कुछ ना कुछ क्या है बेटा, मास। कुछ ना कुछ क्या है, इसका मतलब ये जो चार्ज है वो एक्चुअल में क्या है बेटा, पार्टिकल। क्या है, पार्टिकल। क्या है, ये रोशनी नहीं है, ये कोई रोशनी, इसके पास क्या है, पार्टिकल। क्योंकि पार्टिकल के पास क्या थी, एक्सेलरेशन, स्पीड और मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी। जब ये लड़ी तो इसने क्या किया, उस पैडल व्हील को नचाना चालू कर दिया। आया कि नहीं आया, ठीक। और दूसरी चीज हमारा देखो, जेडएनएस का रोल क्या था ना, जेडएनएस जो ना ऑब्जर्वेशन के लगाया गया। किसने लगाया था, एक्चुअल में जो ये रे थी बेटा, ये कैसी थी, इनविजिबल। कैसी थी, इसको हम अपनी आंख से देख ही नहीं सकते थे, आंख से, तो हमने लगा दिया जेडएनएस। क्या लगाया, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड यहां से हटा दी तो हमारी जो रे थी वो कैसी थी, सीधी। जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो ये प्लस की तरफ क्या हो गई, मुड़ गई। प्लस इधर लगाया तो ये नीचे मुड़ गई। अब जिधर मुड़ेगी उधर का जेडएनएस क्या करना चालू कर देगा, ग्लो। आया कि नहीं आया। अब जब हमने इसमें वैक्यूम नहीं क्रिएट किया था, वैक्यूम, तब हमने जब वोल्टेज लगाया तो जेडएनएस हमारा कम ग्लो हो रहा था, जेडएनएस हमारा। लेकिन जैसे ही हमने इसका वैक्यूम कर दिया तो जेडएनएस हमारा क्या हो गया, ज्यादा ग्लो होना चालू हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वैक्यूम निकालने के बाद कोलिजन हमारे क्या हो गए, घट गए। मतलब पार्टिकल यानी कि इस रे के और एयर के पार्टिकल के बीच जो कोलिजन हो रहा था वो घट गया, जिससे ये जेडएनएस क्या हो गया, ज्यादा ग्लो करना चालू कर दिया। क्या है ना, आएंगे, ठीक। और अब जब इतनी चीज हो गई तो आखिर में इस चीज से निकलने वाली जो रे थी उसको थॉमसन ने क्या बोला, उसको थॉमसन ने बोला इलेक्ट्रॉन। क्या बोला, उन्होंने बोला ये क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन। क्या बोला उन्होंने, थॉमसन ने बोला कि यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की खोज किससे हुई थी, यानी कि जो एम्बर था वो क्या था तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन। और एम्बर को जब रगड़ते थे तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन का। और यहां पर भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का। तो उन्होंने बताया कि एक्चुअल में जो चार्ज है वो चार्ज का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन। चार्ज का नाम क्या है, और इस इलेक्ट्रॉन की खोज जो है, इस इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट कब किया, 1897 में। कब किया, 1890 और 1891 में। 1890 एक स्टोनी नाम के साइंटिस्ट थे। क्या नाम थे, जॉर्ज स्टोनी, ऐसे कुछ नाम है ना। तो जॉर्ज स्टोनी जो थे, इन्होंने 1891 में दुनिया को इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था। यानी कि इलेक्ट्रिक में जो बहने वाला चार्ज है उसका नाम उन्होंने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन। और उसको प्रूफ किसने किया, जे थॉमसन ने। आया कि नहीं आया। अब जिस तरफ, अब तो हमको ये पता लग गया ना कि यहां से निकलने वाला जो चार्ज है वो एक्चुअल में चार्ज नहीं, वो एक्चुअल में है क्या, इलेक्ट्रॉन। क्या है, और जब ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है और इस इलेक्ट्रोड पे धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई बेटा, ज्यादा क्या हो गई। और यहां से जो है इलेक्ट्रॉन क्या है, यहां से इलेक्ट्रॉन क्या किया, यहां से इलेक्ट्रॉन क्या किया, जब ज्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन तो यहां से इलेक्ट्रॉन भागना चालू करेगा। और किसकी तरफ भागेगा, जो इसको एक्सेप्ट करने वाला, जो उसको क्या करने वाला। तो यानी कि इस इलेक्ट्रोड का नाम इन्होंने रखा गया बेटा क्या, कैथोड। क्या नाम रखा, कैथोड। क्या नाम रखा, कैथोड। और इधर का नाम क्या रखा बेटा इन्होंने, एनोड। क्या रखा, एनोड। और इन्होंने इस रे का नाम क्या दिया, कैथोड रे। क्या नाम दिया इसका,
कैथोड रे। क्या नाम दिया, आया कि नहीं आया? और एक कैथोड रे होती क्या है, इलेक्ट्रॉन। कैथोड रे में क्या पाता है, और इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में वेव है कि पार्टिकल है, पार्टिकल है, क्योंकि पैडल व्हील हमारा घूम रहा था। कैथोड रे हमारी चार्ज कैसा पॉसेस करती है, कैसा करती है, निगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ क्या होती है, बेंड होती है। और ये हमेशा किस लाइन में चलती है, स्ट्रेट लाइन में। कैसे पता लगा, जब हमने यहाँ पे क्या रखा, ऑब्जेक्ट, और हमको क्या मिली, शार्प शेडो। है कि नहीं है? तो इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट का नाम क्या हो गया, क्या हो गया, इलेक्ट्रोड डिस्चार्ज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। क्या हो गया, क्या हो गया, इलेक्ट्रोड से क्या हुआ, डिस्चार्ज हुआ, इलेक्ट्रोड डिस्चार्ज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। आया कि नहीं है? आ गया। अब इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या चीजें प्रूव करी, ठीक, एक मिनट पास कर दो फिर हम बताते हैं। अब हमको ये समझना है कि आखिर में जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट से दुनिया को क्या क्या बताया, क्या क्या बताया। सबसे पहली चीज उन्होंने क्या चीज डिटेक्ट करी, बताओ, कैथोड रे। क्या करी, आया कि नहीं आया? कैथोड रे कहां से निकलती है, कैथोड से। कहां से निकलती है? और कैथोड होता क्या है, इलेक्ट्रोड। कैसा इलेक्ट्रोड, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या हो, सबसे ज्यादा हो। तो जिधर इलेक्ट्रॉन का चार्ज ज्यादा होगा तो हमेशा कैथोड कैसा होगा, निगेटिव। कैसा होगा? और एनोड तुम्हारा क्या होगा, पॉजिटिव। तो कैथोड रे किस चीज को डिसाइड करती है, इलेक्ट्रॉन को। किसे करती है, किसको, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, माइनस। कैसा होता है? दूसरा, इन्होंने बताया कि एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन है, एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा है, पार्टिकल। कैसा है, इस चीज को उन्होंने कैसे प्रूव किया, पैडल व्हील। कैसे, पैडल व्हील से। और बताओ इन्होंने क्या प्रूव किया, सोचो सोचो बताओ भाई। इन्होंने क्या लगाया, मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो हमको क्या पता लगा, चार्ज। क्या पता लगा, आया कि नहीं है? इन्होंने चौथा यहां पे क्या रखा, ऑब्जेक्ट। क्या रखा, तो ऑब्जेक्ट से क्या मिला इनको, शार्प शैडो। क्या मिला, शार्प शैडो। और शार्प शैडो से हमें क्या पता लगा कि जो कैथोड रे है, जो क्या है, कैथोड रे है, वो हमेशा किस में चलती है, स्ट्रेट लाइन में। यहाँ पे क्या मिला इनको, शार्प शैडो। और यहां से क्या चलती है, हमेशा स्ट्रेट लाइन, यानी कैथोड रे हमेशा किस में मूव करती है, स्ट्रेट लाइन में। आया कि नहीं आया? ठीक। पांचवा, जब उन्होंने पैडल व्हील, क्या चीज, पैडल व्हील जब घूमने लगा, जब उन्होंने बीच में क्या रखा, पैडल व्हील, तो पैडल व्हील घूमने लगा, इसका मतलब है कि कैथोड रे जो निकल रही थी उसके पास क्या था, मोमेंटम थी, स्पीड था, एक्सेलरेशन था, काइनेटिक एनर्जी थी। और ये सारी चीजें हमेशा किसके अंदर होती हैं, पार्टिकल में। किसमें होती हैं, पार्टिकल में हमेशा क्या क्या चीज पाई जाएगी बेटा, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, स्पीड और काइनेटिक एनर्जी। ये सारी चीजें जिसमें होंगी वो सारी चीजें क्या होंगी, पार्टिकल। ठीक है ना? और फाइनल डिस्कवरी उन्होंने किसकी करी बेटा, इलेक्ट्रॉन की। किसकी करी, किसकी करी, आया कि नहीं आया? तो इन्होंने किसको गलत साबित किया, जे थॉमसन को। उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, एटम को भी हम डिवाइड कर सकते हैं, और एटम के अंदर एक पार्टिकल पाया जाता है जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन, और जिसका चार्ज क्या है, जिसका चार्ज क्या है, माइनस, यानी क्या है, नेगेटिव। आया कि नहीं है? और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्चुअल में क्या है, पार्टिकल। क्या है, उसका कुछ ना कुछ मास है। आया कि नहीं है? ठीक। तो उन्होंने एक मॉडल दिया। क्या दिया, उनको उस समय एटम के बारे में ज्यादा पता नहीं था, तो उन्होंने बोला कि जैसे केक नहीं होता, केक खाया हो कभी, है खाया कि ना खाया, ऐसे केक होता है ना, इस केक पे अगर मान लो किशमिश डाल दो, है ना, किशमिश या जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं डाल दो, ऐसे है नहीं, तो जो केक होता है उसको बोलते हैं पुडिंग। क्या बोलते हैं, पुडिंग। क्या बोलते हैं, है ना? और जो इस पे डालते हैं उसको क्या बोलते हैं, पाम। क्या बोलते हैं, पाम पुडिंग। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पाम पुडिंग। पाम मतलब होता है सूखा किशमिश। क्या होता है, जैसे तुमने वो देखा है, वाटरमेलन देखा है, वाटरमेलन, अरे तरबूज काटो तो देखो हर जगह लाल लाल रहता है, बीच में जो उसके दाने रहते हैं, छोटे छोटे क्या रहते हैं, दाने। क्या रहते हैं, इन दानों को हम क्या बोलते हैं, इन दानों को बोलते नहीं, मतलब ये जो दाने पाए जाते हैं। तो उन्होंने बताया कि एक्चुअल में एटम इसी तरह दिखता है। एटम यानी कि जो लाल वाला पोर्शन है, जो लाल वाला पोर्शन है वो क्या है तुम्हारा, वो तुम्हारा पॉजिटिव स्फीयर है। क्या है, एक मिनट बंद करो, होता है इसको मिटा दे फिर बताए। ठीक है, तो देखो प्लम, क्या नाम है,
प्लम पुडिंग। क्या है? उन्होंने अपने मॉडल का नाम दिया क्या? प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल का मतलब कि उन्होंने एटम को समझाने की कोशिश करी कि एटम कैसा होता है। तो एटम कैसा होता है उन्होंने बताया कि एटम जो है ऐसा है, पूरा एटम हमारा क्या है? प्लस। पूरा एटम क्या है? पूरा एटम क्या है हमारा? तो उन्होंने बोला कि क्या है? प्लस स्फीयर। क्या बोला? स्फीयर का मतलब गोला, यानी कि एटम जो है पॉजिटिव स्फीयर है। क्या है? पॉजिटिव स्फीयर। और इसके बीच में क्या है? इलेक्ट्रॉन। बीच में कहाँ कहाँ पे? इलेक्ट्रॉन। तो ये पूरा का पूरा जो पॉजिटिव है ये क्या है? तुम्हारा वाटरमेलन, जो लाल वाला हिस्सा है, और बीच में जो बीज है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। बीच में क्या है? बीज में क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने बताया कि एटम इस तरीके का है। उन्होंने क्या बताया? एटम। आया कि नहीं आया? लेकिन उन्होंने बताया तो जो सामने वाला वैज्ञानिक है उसको मानेगा? तो फिर कौन आएंगे? तुम्हारे अर्नेस्ट रदरफोर्ड। कौन आएंगे? तो जब अर्नेस्ट रदरफोर्ड पढ़ाएंगे, क्योंकि लेक्चर काफी लंबा हो रहा है, तो हम जब अगला चैप्टर पढ़ाएंगे तो ये बताएंगे कि आखिर में थॉमसन ने जो मॉडल बताया उस मॉडल में क्या कमियां थी, और उस मॉडल की कमी को किसने पूरा किया? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। अर्नेस्ट, क्योंकि उन्होंने पॉजिटिव स्फीयर को, वो इलेक्ट्रॉन को तो समझा ले गए, लेकिन उन्होंने पॉजिटिव स्फीयर को सही से नहीं समझा पाए। किसको समझा पाए? यानी उन्होंने पॉजिटिव चार्ज को सही से बताया नहीं कि आखिर में पॉजिटिव चार्ज होता क्या है, कैसे होता है। बस खाली उन्होंने इलेक्ट्रॉन को जानने के बाद जबरदस्ती कौन सा मॉडल दे दिया? प्लम पुडिंग मॉडल। और प्लम पुडिंग मॉडल क्या हो गया? फेल। क्या हो गया? क्यों? एटम ऐसे होता है? एटम तो ऐसे होता नहीं है। अब अगली बार जब पढ़ोगे किसको? अर्नेस्ट रदरफोर्ड को, तब तुमको पता लगेगा क्या कि आखिर में एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। लेकिन उसके बाद भी उनकी भी कुछ क्या थी? कमियां थी। उसके बाद फिर कौन आए? मैक्स प्लांक। कौन आए? उसके बाद फिर कौन आएंगे? नील्स बोहर। उसके बाद फिर कौन आएंगे? चैडविक। उसके बाद श्रोडिंगर आएंगे, हाइजेनबर्ग आएंगे, ये सब साइंटिस्ट आएंगे। हाइजेनबर्ग ने एटम बम बनाया था। हाइजेनबर्ग ने क्या बनाया था? एटम। श्रोडिंगर ने कुछ और बताया, ठीक। मैक्स प्लांक ने कुछ और बताया। पहले के साइंटिस्ट जानते हो, इस समय के साइंटिस्ट ना अपने आप को बड़ा विद्वान समझते थे। उनको लगता था कि हमने दुनिया के सारे नियम, सारी परिभाषाएं खोज ली। लेकिन फिर आए मैक्स प्लांक। कौन आए? मैक्स प्लांक को सब गधा समझते थे। क्या समझते थे? क्या इसको क्या आता है? लेकिन मैक्स प्लांक ने सिर्फ एक बात बोली। क्या बोली? उन्होंने दुनिया से सवाल किया कि एनर्जी कैसी है, कॉन्टिन्यूअस है कि डिस्क्रीट है। नहीं समझे? उन्होंने बोला इस दुनिया में जो एनर्जी है, क्या है? वो कॉन्टिन्यूअस है, यानी बहता पानी की तरह है, कि छोटे छोटे पैकेट के रूप में है। वहीं से पूरी साइंस क्या हो गई? चेंज। अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारी औकात अभी उतनी नहीं हुई है। जब तुम इसको पढ़ोगे उसके बाद फिर किसको पढ़ोगे? अर्नेस्ट रदरफोर्ड को पढ़ोगे। लेकिन नील्स बोहर को तभी समझ पाओगे जब तुम मैक्स प्लांक को समझोगे, क्योंकि मैक्स प्लांक ने क्या बताया था कि एनर्जी कैसी है? कॉन्टिन्यूअस है कि डिस्क्रीट, यानी पैकेट के रूप में है कि लगातार। एनर्जी कैसे? तुमको सन से मिलने वाली एनर्जी लगातार मिल रही है कि पैकेट के रूप में मिल रही है? पता है तुमको? तो जब तक मैक्स प्लांक को नहीं समझोगे तो नील्स बोहर को समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि नील्स बोहर ने ही मैक्स प्लांक का आइडिया लिया और आगे बताया किसको? क्वांटम लेवल, जिसमें एनर्जी काम करती है। और तभी तुम इलेक्ट्रॉन को समझोगे, नील्स बोहर को समझोगे, तब जाके तुम्हारी साइंस आगे कंप्लीट होगी। इस दुनिया में अगर मैक्स प्लांक नहीं होते तो आज भी हम 18वीं शताब्दी में जी रहे होते। तो इस दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा साइंटिस्ट मैं किसी को मानता हूं तो किसको मानता हूं? मैक्स प्लांक को। और मैं नहीं, इसको आइंस्टीन बोलते थे कि इस दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट कौन था? जिसने दुनिया को एक राह दिखा दी। पहले लोगों को लगता था कि हमने सब कुछ खोज लिया है, सब कुछ पता लग गया है, लेकिन जब से मैक्स प्लांक ने बताया कि एनर्जी क्या है, कॉन्टिन्यूअस है कि डिस्क्रीट है, उसी समय जो है सारी के सारे फिलॉसफी क्या हो गई? चेंज। ये इसलिए बता रहे हैं कि किताबों में नहीं मिलेगा, ना तो तुमको कोई टीचर बताएगा, ये वही तुमको बताएगा जो मतलब साइंटिफिक टेम्परामेंट रखता हो अपने जीवन में। और जब तुम इस टेम्परामेंट के साथ पढ़ाई करोगे तभी तुम जान पाओगे। आएगा नहीं आया? तो थॉमसन की लिमिटेशन, थॉमसन ने सब कुछ सही बताया, लेकिन जो उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल दिया, प्लम पुडिंग यानी कि एटम का जो स्ट्रक्चर बताया, वो उस एटम का स्ट्रक्चर जो बताया वो सही से बता नहीं पाए। तो फिर कौन आएंगे तुम्हारे? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। कौन आएंगे? ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो गया। तो तुम्हारा बेसिक क्या हो गया? जो तुम्हारा पहला दूसरा चैप्टर बेसिक वाला वो कंप्लीट हो गया। तुम्हारा और क्या कंप्लीट हो गया? तुम्हारा हिस्ट्री, एल्केमी से लेके, डेमोक्रेटस से लेके, महर्षि कणाद से लेके ये हो गई, ठीक। आइसोटोप, आइसोबार, डाल्टन के साथ पॉस्टुलेट हो गए।
7 पॉस्टुलेट में से कौन से पॉस्टुलेट, 4 पॉस्टुलेट क्या थे, गलत थे, 3 क्या थे, सही थे। उन 4 को कौन सही करेगा, थॉमसन ने क्या बता दिया कि इंडिविजिबल है और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी बताया, बट इंटरनल स्ट्रक्चर को सही से नहीं बता पाए, ठीक है ना। और थॉमसन की लिमिटेशन क्या थी, उन्होंने जो मॉडल दिया प्लम पुडिंग वो क्या हो गया, फेल हो गया। क्या हो गया, और उसे फेल किसने किया, अर्नेस्ट रदरफोर्ड।